आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज हम ये वीडियो में करेंगे कुछ इंडियन ऑथर्स, ज़्यादातर वही हैं जो हमारे कोर्स में हैं। कुछ राइटर्स को लेके आई हूँ, उनसे रिलेटेड मैंने प्रैक्टिस सेट तैयार किया है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, लेट्स हैव अ लुक। विच इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट wrote on the life of the poor and downtrodden? कौन से ऐसे इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट हैं जिन्होंने गरीबों के ऊपर और डाउन ट्रोडन, वही वे जो गरीब हैं, उनके ऊपर नोवेल्स लिखा? सो ही इज़ इन योर कोर्स। तो वो कौन थे? वो मुल्क राज आनंद थे। ही वॉज योर आंसर, मुल्क राज आनंद। तो इन्होंने जो गरीबों के ऊपर लिखा है, वो अनटचेबिलिटी भी आप जब शायद पढ़ते हैं तो उसमें आता है। इनके बहुत सारे नोटेबल वर्क्स हैं। पहले थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो यू विल बी एबल टू आंसर। देखिए क्या थे ये। इनका जो पोर्ट्रेट था, जो लाइफ था, वो ज़्यादातर स्वीपर, जैसे पोछा मारने वाला, कूली, किसान, इनके ऊपर ये ज़्यादा बनाते थे। इनका जन्म हुआ था 1905 में और मरे थे ये 2004 में। तो कुछ चीज़ें पॉइंट्स हैं, आप की पॉइंट्स लिख लीजिए, कभी क्वेश्चन आ जाए तो यू विल बी एबल टू आंसर। ही वॉज बॉर्न इन 1905 एंड डाइड इन 2004। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड एग्जाम्पल एंड वेरी गुड क्वेश्चन ऑल्सो। देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको एक क्वेश्चन में बहुत सारे MCQ बनने को मिल रहे हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू नोट इट डाउन। इनका जन्म 1905 में हुआ, मरे ये 2004 में। इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1971 में और इनको अवार्ड किया गया था पद्म भूषण। देखिए दो चीज़ें मिली थी, साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें 1971 में मिला और इनको पद्म भूषण, द पद्म भूषण अवार्ड भी मिला, वो 1968 में मिला। लिख लीजिए 1968। इन्होंने बहुत ही नोटेबल काम किए, जिनमें जो हमारे कोर्स में है दैट इज़ योर अनटचेबल, 1935 में आई थी, ये हम पढ़ेंगे, ये आपके कोर्स में है। बाकी इनकी कूली आई थी एक साल बाद 1936 में, 1936 में, और टू लीव्स एंड अ बर्ड ये 1937 में। मतलब एक एक साल के डिफरेंस में ये वर्क इनके नोबल आए थे। ठीक है, तो दिस आंसर इज योर मुल्क राज आनंद। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। Who in his novels created the imaginary town called मालगुडी? ये तो सभी बता देंगे, मुझे पता है। मालगुडी R.K. नारायण, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इनका अगर आपको R.K. नारायण का सब ये एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो मालगुडी है ये कोई जगह नहीं थी, ये इनका इमेजिनरी टाउन था। इन्होंने सोचा था, काल्पनिक था। एक्चुअल में देयर इज़ नो मालगुडी, कोई मालगुडी जगह नहीं थी, ये इनका एक इमेजिनरी, तभी क्वेश्चन पूछा है कि इमेजिनरी, काल्पनिक जगह मालगुडी। R.K. नारायण, R.K. नारायण का फुल फॉर्म यदि आ जाए एग्जाम में तो ऋषिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर। क्या है? लिख लीजिए, ऋषिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1906 में। ठीक है, एक साल बाद हुआ था, 1905 में मुल्क राज आनंद जी का हुआ था और इनकी डेथ जल्दी हो गई थी 2001 में, उनकी 2004 में। ऐसे को रिलेट करके आप लिख लिया करें। इनको भी पद्म भूषण मिला था, पद्म विभूषण भी मिला था और साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। तो इन्हें 3 चीज़ें अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है, पद्म भूषण, द पद्म विभूषण, भूषण विभूषण एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो आई होप ये 2 क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। Which novelist created the fictional town मालगुडी? आई थिंक इट इज़ बीन रिपीटेड। ये एक्चुअली 2 बार क्वेश्चन कहीं एग्जाम में पूछा गया तो इसीलिए ट्रेस हो गया। अगेन आपको पता ही है मालगुडी जो है वो किसका है? R.K. नारायण, R.K. नारायण। ठीक है, नेक्स्ट, मुल्क राज आनंद वॉज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ। मुल्क राज आनंद जी किसके फाउंडिंग मेंबर थे? तो अगर आपको याद हो तो वो है प्रोग्रेसिव रीडर्स एसोसिएशन। क्या है? प्रोग्रेसिव, PWA हम पढ़ते हैं, वेट, PWA। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है प्रोग्रेसिव
इसका है राइटर्स, WRITERS, राइटर्स एसोसिएशन। ठीक है, तो ये राइटर्स आएगा यहाँ पर। ये थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन में गलती है, राइटर्स करिए, राइटर्स एसोसिएशन। तो ये किसके मेंबर थे? ही वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। कौन थे? मुल्क राज आनंद थे। और कब बना था ये लिटरेरी ग्रुप? ये भी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, 1936 में ये फॉर्म्ड हुआ था। और इसका मेन मकसद क्या था? इसका मेन उद्देश्य था कि जो लिटरेचर है उसको एक हथियार की तरह यूज़ किया जाए। किसके लिए? समाज में बदलाव के लिए, सोशल चेंज। मतलब ये जो लिख रहे हैं, हम लिटरेचर का काम कर रहे हैं, ये एक हमारा हथियार हो जो समाज में बदलाव लाए। और समाज में कौन से इश्यूज़ को, कौन से मुद्दों को लाए? जिसमें सोशल जस्टिस हो, जिसमें सामाजिक न्याय हो और एकता हो, इक्वेलिटी हो। ठीक है, ये एसोसिएशन का काम वो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स वर एम्प्लॉयड इन आर.के. नारायण्स गाइड? आर.के. नारायण की गाइड में कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो टेक्निक इन्होंने की है वो बहुत ही अलग थी, वेरीड नरेटिव थी, अलग अलग थी। जैसे स्टोरी में कुछ एलिमेंट्स ट्रेडिशनल थे, कुछ रैग्स टू राइचस थी, कुछ पहेलियाँ थी, कुछ ब्लेंड कर रही थी मोर कॉम्प्लेक्स, कुछ साइकोलॉजिकल नरेटिव्स थी। तो नारायण का स्किलफुल यूज़ जो था फ्लैशबैक में, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स उन्होंने डाले, बहुत सारे। कहते हैं ना, वेरीड नरेटिव का मतलब होता है जिसमें हर चीज़, मतलब अलग अलग, कहीं पर साइकोलॉजिकल है, कहीं पर ट्रेडिशनल है, कहीं पर स्टोरी टेलिंग टेक्निक है, तो कहीं पर मल्टी लेयर्ड नरेटिव है। तो दैट इज़ वाई इसमें वेरीड नरेटिव आएगा इन केस ऑफ आर.के. नारायण की गाइड में। तो इन्होंने इस टेक्निक पे इसको वर्क किया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। विच नोवेल tells us the story of Baka? It is K.A. Baka, a young sweeper, जो एक यंग स्वीपर है बुलाशाह में, अ फिक्शनल इंडियन टाउन। तो ये बाका की जो बात कर रहे हैं, ये जो कैरेक्टर की बात आ रही है, ये स्टोरी, ये कौन सा नोवेल है? तो यस, इट इज़ योर अनटचेबल, जो आपके कोर्स में भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो अनटचेबल है, जो मुल्क राज आनंद जी ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1935 में लिखी थी। इसका मेन उद्देश्य था, फोकस किया इसने कि बाका जो कि एक ओल्ड स्वीपर है, ठीक है, मतलब 18 ईयर ओल्ड एक लड़का ही है, और उसके एक दिन की कहानी को उन्होंने कंसिडर किया है कास्ट सिस्टम में। अनटचेबिलिटी का मतलब तो समझ ही गए आप, छुआछूत। तो ये जो नोवेल है ये पोर्ट्रे करती है हार्श रियलिटीज़ को, जो हमारा जो समाज है उसकी जो हायरार्की है, उसका जो कैटेगराइजेशन है। इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे किस तरीके से वर्गीकरण किया गया था समाज में, कास्टों का, कास्ट समझ गए ना, जातियों का, उस बेसिस पे है। और कभी कभी ये कंसिडर भी किया जाता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क रहा है इंडियन लिटरेचर में, ये एक्सप्लोर करने के लिए कि किस तरीके से कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, भेदभाव हुआ था, और समाज में किस प्रकार से न्याय नहीं था, अन्याय था। ठीक है, तो आई होप ये मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है आपका, हु एमंग द इंडियन ज्वेल्स। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को ढंग से देखिए। हु एमंग द ज्वेल्स poet who was awarded the साहित्य एकेडमी अवार्ड, जिन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड से पुरस्कारित किया गया था। ठीक है, फॉर इंग्लिश फिक्शन, इंग्लिश फिक्शन के लिए। तो इसमें वो पूछ रहे हैं कि कौन से ऐसे इंडियन, अब एक्चुअली यहाँ इंडियन राइटर आना था। एक मिनट, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, देयर इज सम, यू हैव टू एडिट समथिंग। एक्चुअली ये जूइश नहीं आएगा, यहाँ पर इंडियन राइटर्स आएगा। ओके, हु एमंग द फॉलोइंग इंडियन राइटर्स वॉज द फर्स्ट, जो पहले थे जिनको क्या किया गया था, साहित्य एकेडमी अवार्ड
इंग्लिश फिक्शन के लिए अवार्ड मान्यता दी गई थी। तो वो थे आपके आर के नारायण। और क्यों, ये याद रख लीजिए, आर के नारायण थे जो पहले जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला इंग्लिश फिक्शन के लिए। इनका कंट्रीब्यूशन जो था इंडिया की लिटरेचर में, इंग्लिश में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, उन्होंने इम्पैक्ट दिया, प्रभाव डाला, और उनका जो काम था वो सेलिब्रेट भी किया गया इंडियन कल्चर और समाज के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए इनको पहले ऐसे हैं जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश फिक्शन के रूप में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर के नारायण फिक्शनल विलेज मालगुडी कहाँ सिचुएटेड है। अब क्वेश्चन थोड़ा ये है कि ये सिचुएटेड कहाँ है जो उन्होंने काल्पनिक बनाया था। तो दैट वाज इन योर ये था एक्चुअली, ये था कर्नाटका में। ये सिचुएटेड तो जो थी जगह वो थी स्टेट कर्नाटका इंडिया में। और कभी कभी इसको एसोसिएट कर दिया जाता है जो सिटी है मैसूर सिटी से। वैसे तो एक्चुअली में ये जो था सिचुएटेड तो स्टेट कर्नाटका में है इंडिया में, और कभी कभी इसको किससे जोड़ दिया जाता है, सिटी मैसूर से। ठीक है, तो वाइब्रेंट डिपिक्शन जो था इसमें हर दिन प्रतिदिन मालगुडी का ये दिखाता था कि किस प्रकार से इंडिया का कल्चर है, और नारायण जी ने इसको बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से इसको क्रिएट किया। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9th। लेट्स हैव अ लुक, शैल मूव ऑन। ओके, देखिए, हुज कलेक्टेड, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हुज कलेक्टेड पोएम्स अपीयर्ड अंडर द टाइटल द स्कैप्चर्ड फ्लूट। अब ये कहते हैं कि किनकी कलेक्टेड पोएम्स को अपीयर किया गया था टाइटल द स्कैप्चर्ड फ्लूट। ठीक है, तो स्कैप्चर्ड का मतलब, फ्लूट का मतलब यही होता है भाई बहुत ही सुंदर वीणा है, धुन है। तो वो एक्चुअली था, वो था सरोजिनी नायडू जी के लिए। तो ये याद रखिए, ये भी आपके कोर्स, सब चीज़ कोर्स से ही कराएंगे, बिना कोर्स का तो कुछ भी नहीं दूंगी मैं। जो भी चीज़ें चल रही हैं आपकी, जो भी प्रैक्टिस सेट, जो भी चीज़ चल रही है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ही जो एलटी में पूछा जाना है, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आज तक। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, डोंट मिस इट। तो देखिए क्या है, तो ये सरोजिनी नायडू जी का है। सरोजिनी नायडू जी का जन्म अगर आपको याद ना हो तो लिख लीजिए, 13 फरवरी 1879 में इनका जन्म होता है। ठीक है, इनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 में हो जाती है। ये इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रहती हैं। ये एक आप जानते हैं कि ये सामाजिक कार्यकर्ता रहती हैं, भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, और पोएम भी लिखती हैं, और सिविल राइट्स के बारे में, विमेंस के इमेंसिफिकेशन के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ बताया है। और इनके बहुत सारे इम्पेरियलिस्टिक, एंटी इम्पेरियलिस्टिक आइडियाज़ भी रहे हैं। बहुत से इंपॉर्टेंट फिगर्स इंडिया स्ट्रगल में, अगर हम बोले इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जब कॉलोनियल रूल चल रहा था, ब्रिटिश रूल, उस टाइम पे इनका बहुत योगदान रहा। सरोजिनी नायडू जी का जो काम था पोइटस के रूप में, इन्होंने बहुत ज़्यादा फेम कमाया, इसीलिए उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा। इनको महात्मा गांधी जी ने इस चीज़ को कहा था सरोजिनी नायडू जी के लिए। और इनको भारत की कोकिला भी कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो देखिए, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल गए। अगर बोला जाए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको किसने कहा था सरोजिनी नायडू ने, तो वो महात्मा गांधी थे, लिख लीजिए। और अगर कोई बोले कि भारत कोकिला किसने कहा, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, कुछ इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे, जैसे इन्होंने 1905 में गोल्डन थ्रेशोल्ड पब्लिश किया था यूनाइटेड किंगडम में। फिर 1912 में इन्होंने द बर्ड ऑफ टाइम लिखी, द सॉन्ग ऑफ लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग पब्लिश की थी, ये भी लंदन में किया था। फिर 1917 में इन्होंने ब्रोकन विक, जो सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड स्प्रिंग इंक्लूडिंग द गिफ्ट ऑफ इंडिया भी इन्होंने पब्लिश किया था। 1919 में इन्होंने मोहम्मद जिन्ना, जो एक एम्बेसडर था यूनिटी का, वो लिखी। 1943 में इन्होंने स्कैप्चर्ड फ्लूट, जिसकी ये बात ऊपर कर रहे हैं, ये आया था 1943 में। ठीक है, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया इलाहाबाद में। 1961 में फेदर ऑफ डॉन पॉस्थुमसली वर्क था इनका,
तो इनकी डॉटर ने इसको एडिट किया था, जिनका नाम पद्मजा नायडू थे। फिर 1971 में इन्होंने इंडियन वीवर्स, ये भी इनका पोस्टुमसली वर्क था, जब ये मर गई थी उसके बाद वाला ये वर्क था। तो मैंने आपको डिटेल में सरोजिनी नायडू जी के बारे में बता दिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। तो 10th क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय फर्स्ट पब्लिश? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये 1997 का वर्क है, ठीक है। और ये इनका डेब्यूट नोवेल था, पहला नोवेल था अरुंधति रॉय जी का। ये स्टोरी है एक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की, कि किस तरीके से जो फ्रैटर्नल ट्विन्स होते हैं उनकी लाइफ किस तरीके से होती है, उनका डिस्ट्रॉयड लव लॉज जो थे वो कैसे टूटते हैं, जो ले डाउन करते हैं व्हाट शुड बी लव, हाउ मच, मतलब प्यार कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये जो बुक है ये एक्सप्लोर कर रही है छोटी छोटी सी चीज़ों को जो अफेक्ट करती है इंसान के बिहेवियर में और उनके जीवन में। तो इनको बुकर प्राइज़ भी मिला था, और इसी साल मिला था। ये भी सोचने की बात है कि इसी साल 1997 में इनको बुकर प्राइज़ भी सम्मानित किया गया था, अरुंधति रॉय जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, हु एमंग द फॉलोइंग नॉवेलिस्ट हैज़ रिटन अबाउट द ओपियम वॉर? ओपियम वॉर, ओपियम आता है ना, अफीम। इस वॉर के बारे में कौन से नोवेलिस्ट ने लिखा? तो वो थे आपके अमिताभ घोष। जब आप अमिताभ घोष जी का वर्क पढ़ते हैं तो वहाँ आपको ओपियम वॉर के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, इनका जन्म जो है अमिताभ घोष जी का 11 जुलाई 1956 में होता है। ये 54th जनपथ अवार्ड इन्हें मिला था, और इनको बहुत फेमस इंग्लिश फिक्शन माना जाता है, बेस्ट नोन। ये जो ऑथर हैं इन्होंने द सर्कल ऑफ रीज़न लिखी, जो इनकी डेब्यूट नोवेल भी रही है सबसे पहले। फिर शैडो लाइन आई, फिर कैलकाटा क्रोमोसोम, द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड, सी ऑफ पॉपीज़, और सी ऑफ पॉपीज़ में ही इन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है, ठीक है। ये 2008 में आई थी, और ये पहला वॉल्यूम था आइबिस ट्रायोलॉजी का, जो 1830s में सेट हुआ था, जस्ट बिफोर ओपियम वॉर। जब ओपियम वॉर हो रहा था, अफीम की क्रांति चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, उस पीरियड में ही इन्होंने इसको उससे पहले ही सेट कर लिया था, जो फिर इन कैप्सुलेट हुआ कॉलोनियल हिस्ट्री, जब ब्रिटिश कॉलोनी चल रही थी। तो ईस्ट गोस्ट रिवर स्मोक सेकेंड वॉल्यूम आया इसका, फिर थर्ड वॉल्यूम फ्लड ऑफ फायर आया। तो इस तरीके से ये पब्लिश हुआ, 2015 तक ये पब्लिश होता रहा। तो वर्क अगर पूछ लिया जाए देन दैट इज़ योर सी ऑफ पॉपीज़, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि ओपियम वॉर के बारे में किस नोवेलिस्ट ने कहा, तो आपका उत्तर होगा अमिताभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12th क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द 12th क्वेश्चन। ओके, लेट्स हैव अ लुक। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ तो देखिए 12th क्वेश्चन है, I am forced by 5 senses to fear and the 5 senses are taken from. I am forced, मुझे फोर्स किया जा रहा है 5 सेंसस से, जिसकी मुझे डर लगे 5 सेंसस से। तो ये एक्चुअली ये वर्क जो है ये निज़्म इज़िकल का है, अगर आपको याद हो, हिम्स इन डार्कनेस से है। ये नज़ीम इज़िकल जी का है, हिम्स इन डार्कनेस, और ये आया था 1976 में, 1976। आप लिख लिए, सॉरी आई डोंट नो, कभी कभी आ जाता है बीच में, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिए, हमारा मेन मकसद है तैयारी का। 1900 ये वर्क आया था 1976 में, हिम्स इन इज डार्कनेस। कुछ अदर फैक्ट्स भी हैं इसके। ये जो बुक थी एजिकल की, इसको प्रोफेसी ऑफ एजिकल भी कहा जाता है। प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी। मैं लिख देती हूँ, प्रोफेसी, PROPHECY। यदि क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि विच बुक ऑफ एजिकल इज नोन एज द प्रोफेसी ऑफ एजिकल, देन दैट इज योर हिम्स इन डार्कनेस। और ये बहुत ही मेजर प्रॉफिटिकल बुक है ओल्ड टेस्टामेंट का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन इज योर, द एक्सप्रेशन आई डू नॉट लव, आई कैन नॉट लव, it is not in my nature of love appears in I do not love, मैं प्यार नहीं करती, मैं प्यार नहीं कर सकती, ये मेरे नेचर में है ही नहीं प्यार करना। ये किसने कहा, किसका एक्सप्रेशन है?
तो आपको याद आ रहा होगा इनकी जो पोयम आई थी द सनशाइन कैट, कमला दास जी, कमला दास जी का है ये। एंड वर्क जो है कमला दास जी का है, और वर्क का नाम था द सनशाइन कैट। ये भी याद रखिए किसका है ये, कमला दास। ओके, तो कमला दास जी का है। इस पोयम में जो सनशाइन कैट है ये एक साइनिक नेचर है आदमी का, सिनिक नेचर कहते हैं ना, पागलपन है आदमी का, विच मेक्स दम टू सी, जो मतलब ये दिखाया गया है कि बस इंसान जो मेल होता है वो विमेन को एक लस्ट के रूप में ही देखता है। तो ये बुक एक्चुअली उसके अनुसार बनाई गई है। और आप सभी लोग जानते हैं कि कमला दास जी ने बहुत बोल्डली सेक्सुअल के बारे में अपने वर्क में बात करी है। तो बहुत बड़ी बात है, उस टाइम पे उन्होंने बहुत ही खुले विचारों से बहुत ही इन चीज़ों पे डिस्कशन किया, जो उनकी लाइफ, और सबसे बड़ी बात है उनकी अपनी लाइफ में जो उनका घटित हुआ, जो उन्होंने महसूस किया, उसी को उन्होंने लिख डाला। तो शी वॉज द बोल्ड राइटर ऑल्सो एट दैट टाइम, सनशाइन कैट। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14, एज एन एडिटर Nizam Ezekiel was not associated with which of the following periodicals? एक एडिटर के नाते होने के नाते निज़म एज़िकल जी इनमें से कौन से पीरियोडिकल्स से वो संबंध नहीं रखते थे? तो इसका जो आंसर है, अगर मैं आपको बता दूं, क्वेस्ट, इम्प्रेम, पोइट्री इंडिया, ये सब तो उन्होंने किया है, उन सब में ये जनरल्स रहे हैं उनके, है ना। तो अगर आपको याद हो, पोइट्री इंडिया का 1966 से 67 का पीरियड था पोइट्री इंडिया। क्वेस्ट 1955 से इनका 57 था। इम्प्रिंट इनका जो जर्नल था 61 से 70 था। और ओपियम इनका नहीं था। इज दैट क्लियर? सो ओपियम इज नॉट द जर्नल which was being mentioned under the Nizam Ezekiel. Let's move on to the next question. That is your question number 15th. Let's have a look. Nizam Ezekiel was awarded the Sahitya Academy Award for his poetry collection. कौन सी ऐसी पोइट्री कलेक्शन थी जिसके लिए इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड का वो मिला, ताज मिला? तो दैट वाज लैटर डे सैम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है लैटर डे सैम्स, ठीक है। ये एक, अगर आपको पता हो तो निज़िम एज़िकल जी का जन्म 1924 में हुआ था और 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। ये इंडियन जूइश पोइट रहे हैं, एक्टर भी रहे हैं, प्ले राइट भी रहे हैं, एडिटर भी रहे हैं और आर्ट क्रिटिक भी रहे हैं, ठीक है। ये फाउंडेशनल फिगर रहे हैं पोस्ट कॉलोनियल इंडियाज़ लिटरेसी हिस्ट्री में। अगर देखें तो जब देश आज़ाद हो गया था उसके बाद के ये क्या रहे हैं, फाउंडेशनल फिगर रहे हैं। और ये इनको अवार्ड किया गया था 1983 में। कब किया गया था ये भी लिख लीजिए, 1983 में। किस काम के लिए? लेटर डे। तो कुछ फैक्ट इसके ये थे कि निज़म एज़िकल को पद्मश्री भी अवार्ड किया गया था 1988 में। और कुछ फेमस बुक्स और भी थे इनके, कलेक्टेड पोएम्स, हाइम्स इन डार्कनेस, द एग्जैक्ट नेम, ये भी इनके कुछ अदर इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 16th. Question number 16th. Which of the following authors wrote the essay Nepal's India and Mine? Nepal's India and Mine. Again, it has been written by Nizam Ezekiel. ये नेपाल इंडियाज एंड माइन, ये एक इंडियन जूइश पोइट थे, बता दिया मैंने सब कुछ। तो फाउंडेशनल फिगर भी थे, तो इनके जो वर्क थे ये देख लीजिए आप। टाइम टू चेंज भी इन्होंने लिखी, 60 पोएम्स लिखी, द थर्ड, द अनफिनिश्ड मैन, केस स्टडी, 3 प्लेज, प्रोफेसर, और उनमें से एक और था ये नेपोल्स इंडिया एंड माइन, ठीक है। ये इन्होंने एसे लिखा था, दिस वॉज हिज एसे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17th. मुल्कराज आनंद इज द रेसिपेंट ऑफ, इन्हें क्या मिला था? तो आपको मुल्कराज आनंद जी का मैंने पहले बता दिया, 1905 में इनका जन्म हुआ, 2004 में इनकी मृत्यु हुई। ये पहले इंडियन इंग्लिश राइटर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल सिनेरियो में अपना नाम छोड़ा, बहुत बड़े। और इन्होंने नोवेल अनटचेबल को लिखा और उनको इसी वर्क के लिए पद्म भूषण अवार्ड मिला था 1967 में। कब मिला था? 1967 में, ठीक है। और इससे इन्होंने लिटरेचर और एजुकेशन के फील्ड में तो बहुत ज़्यादा योगदान दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18th.
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय कमला दास। तो देखिए कमला दास जी की पोएमें कौन कौन सी हैं। डिसेंडेंट है, ओल्ड प्ले हाउस, अदर पोएम्स है, समर इन कैलकाटा है, अनफिनिश्ड मैन इज नॉट देयर वर्क। अभी हमने ऊपर बताया था अनफिनिश्ड नजीम इजिकल जी का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल इज अ नोवेल बाय अमिताभ घोष। तो अमिताभ घोष जी का कौन सा नोवेल है ये। दिस सर्कल ये सब तो नहीं है इनका, कैलकाटा क्रोमोसोम शैडो लाइन्स ये तो है ही नहीं। इनका आता है आपका बीथोवन अमंग द काउज। अमिताभ घोष जी का है बीथोवन अमंग द काउज। इसको, ये बहुत फेमस नोवेल रहा है इनका। ठीक है, और इसको लिखा था रुकुन अडवाणी जी ने। इसको भी लिख लीजिए आप, रुकुन, RUKUN, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए। रुकुन अडवाणी, ADVANI, अडवाणी जी। पूरा नाम अगर मैं बोलूँ तो बीथोवन अमंग द काउज एक फेमस नोवेल है जो रुकुन अडवाणी जी ने लिखा था, और अदर 3 नोवेल्स भी मेंशन किए गए हैं। गिवन ऑप्शन बिलोंग्स टू, तो इसीलिए ये आपके क्या है, सबके सब अमिताभ घोष जी के नोवेल, सॉरी अमिताभ घोष जी के नोवेल नहीं है। क्वेश्चन को जरा ढंग से पढ़ना आप, इज नॉट है, ठीक है ना, अमिताभ घोष जी का नहीं है, तो ये नहीं है, ये रुकुन अडवाणी जी का है। बाकी सारे अमिताभ घोष जी के अंदर, सर्कल रीजन, द शैडो लाइन, द कैलकाटा क्रोमोसोम। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा गलत नहीं होना चाहिए। अनफिनिश्ड मैन तो आपका निजिकल इजिकल का, हाँ ठीक है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आ जाएगा आपका रुकुन अडानी, इसका आंसर है। ठीक है, तो ये इसका मतलब आपके अमिताभ घोष जी का काम नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, नॉट लिखा था वहाँ पर, इसलिए हमने नॉट किया। ठीक है ना, चलिए, तो कभी पूछ लिया जाए किसका है, वैसे कोर्स में है नहीं तो इसलिए पूछेगा नहीं, लेकिन अमिताभ घोष जी का नहीं, किसका है ये भी आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पोएम। अब देखिए वही आ गया ना, फिर से नॉट वाला क्वेश्चन आ गया। नॉट द पोएम बाय कमला दास। ठीक है, आई थिंक आई लेफ्ट सम क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 मिनट रुकिए। हाँ ये रह गया ना, क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं। द ऑथर ऑफ माई स्टोरी। माई स्टोरी आपको पता है कमला दास जी ने लिखी थी, उन्होंने अपनी ही ऑटोबायोग्राफी थी। ठीक है, और तो उन्होंने डोमेस्टिक किस तरीके, उन्होंने इंस्पायर किया एक्चुअली वुमेंस को, कि जो लोग घर में डोमेस्टिक शादी के बाद, क्योंकि इनकी खुद शादी बहुत जल्दी उम्र में हो गई थी, तो इन्होंने वो पीरियड देखा जो प्रताड़नाएं सही जाती हैं डोमेस्टिक में, गांव घर में, और सेक्सुअल ऑपरेशंस जो होता है, जो डिज़ायर होती हैं, मतलब उन्होंने एक्चुअली अपनी सारी लाइफ हिस्ट्री के बारे में उन्होंने क्या क्या महसूस किया, चाहे मैरिड लाइफ से लेकर चाहे डोमेस्टिक फील्ड में घर में ही, किस हैरेसमेंट को उन्होंने जो महसूस किया, या जो उनको सेक्सुअल डिज़ायर या जो मैरिटल प्रॉब्लम्स थी, उस चीज़ के बारे में उन्होंने जो अपने को जो उन्होंने महसूस किया, वही उन्होंने इसमें लिख डाला, माई स्टोरी। और ये आई थी 1976 में, 76। ओके, दिस वॉज योर 1976। थोड़ा सा कर्सर हिल जाता है, 1976। इट इज़ रिटन बाय कमला दास। ठीक है, और इन्होंने इंग्लिश पेन नेम माधवक, अब याद भी रखो कि जब तक ये छोटी थी तो इन्होंने अपना पेन नेम दिया था माधवकुटी। ठीक है, सोशल कंसर्न के बारे में इन्होंने बताया है। बाकी चीज़ें हम और डिटेल में लेक्चर पढ़ते हैं तब हम समझते हैं, बाकी अब आगे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल में बताऊंगे तो फिर लोड, ये जो वीडियो है ये लोड होने में भी प्रॉब्लम होती है और फिर दिक्कत आती है। जितनी ज़रूरत है मैंने आपको सब बता दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पोएम बाय कमला दास। अगेन, कौन सी पोएम कमला दास जी के द्वारा नहीं लिखी गई है, बिल्कुल आंख बंद करके, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, क्योंकि समर इन कैलकाटा, डांस ऑफ यूनेक्स, कृष्णा, ये भी इन्होंने ही लिखी है। लेकिन जो आपकी नाइट ऑफ स्कॉर्पियन है ये नजीम इजिकल ने लिखी है। किसने लिखी है ये भी आना चाहिए, नजीम इजिकल। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22।
Question number 22. I think this is the last question. Which poem of Kamala Das has the following expressions? Why not leave me alone, critics, friends, visiting cousins, every one of you? Why not let me speak in any language I like? देखिए, अगर आपको याद हो तो ये फिर से कमला दास जी की ही वर्क है। उन्होंने अपने जो वर्क था उनका इंट्रोडक्शन, उसमें अपनी भावनाओं को इन्होंने व्यक्त किया है। और ये भावनाएं उनकी क्या थी, ज़रा इसको भी समझ लीजिए इन लाइनों को। वाई नॉट लीव मी, जब एक्चुअली हुआ क्या था, जब इन्होंने, थोड़ा सा मैं आपको स्टोरी बता दूं, कमला दास जी ने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी और उन्होंने कन्फेस भी किया है। अपनी एक वर्क था उनका समर इन कैलकाटा, तो उन्होंने उसमें उन्होंने कन्फेस भी किया है। उन्होंने अपना दुख भी बयां किया है कि किस तरीके से उनकी जब शादी हुई तो उनका हस्बैंड तो काफ़ी मैच्योर था और वो यंग थी, तो किस तरीके से उनकी सेक्सुअल लाइफ सही नहीं रही, किस तरीके से मैटरनल लाइफ सही नहीं रही, किस तरीके से उन्हें एक बच्ची और एक बूढ़े से शादी हो गई। तो अपनी जो भी भावनाओं को बड़े ही बोल्डली उन्होंने लिखा, तो क्रिटिक्स ने भी उनके ऊपर आलोचनाओं का हथियार डाल दिया। और हुआ क्या कि ये तो चलो उन्होंने किया, लेकिन बाद में उनकी अरेंज मैरिज हुई, लेकिन बाद में इन्होंने मुस्लिम से शादी कर ली, इस्लाम धर्म वाले आदमी से शादी कर ली। और वो शादी करने के बाद इन्हें रिग्रेट हुआ, कि मैंने ये गलती कर दी। अपने आप उन्होंने इस चीज़ को कन्फेस किया है, मतलब बताया है कि ये मेरे से गलती हुई है, लेकिन अब वापस आने का कोई और मौका नहीं था। क्यों? क्योंकि धर्म एक बार बदल दिया मुसलमानों का, तो फिर वो दोबारा नहीं बदला जा सकता, इस्लाम धर्म। तो इसलिए वो वापस अब पहले जैसे नहीं आ सकती थी, तो लोगों ने उनके ऊपर बहुत आलोचनाएं करी। तो फिर उन्होंने अपने ही एक इंट्रोडक्शन जो उन्होंने लिखा था, एन इंट्रोडक्शन, वहाँ अपने भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, वाई नॉट लीव मी अलोन, तुम लोग मुझे क्यों नहीं अकेले छोड़ देते। क्रिटिक्स मतलब आलोचना करने वाले, मेरे दोस्त, मुझसे मिलने वाले कज़न्स, हर तुम लोग, वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और मुझे क्यों नहीं बोलने देते किसी भी भाषा में, जिस भाषा में मैं बोलना चाहूँ। एक्चुअली इन्होंने मुस्लिम भाषा में भी वर्क किया, ठीक है, उर्दू भाषा में भी इन्होंने काम किया, तो इसीलिए इन्होंने बोला कि जो मेरा मन है मुझे करने दो, तुम सब लोग मुझे छोड़ दो। तो ये इनका वर्क रहा है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, एंड आई एक्सपेक्ट कि ये जितने क्वेश्चन किए हैं ये आपको याद भी हो गए होंगे। मैं चाहती हूँ कि आपको एक ही वीडियो में एक ही बार में याद हो जाए, इस तरीके से एक्सप्लेनेशन आई लाइक टू गिव यू, एंड आई होप आप सभी लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। अगर आप लोगों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड जितना ज़्यादा हो सके, 2 महीने हैं, इस 2 महीने में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कीजिए, जिससे कि जो भी न्यू वीडियो आए आपको ज़रूर मिल पाए और आप उसका भरपूर उपयोग कर पाएँ। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भाई अब आपका एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो गई है। इट्स गोइंग टू बी ऑन 30th जून, वेरी लिमिटेड टाइम इज़ देयर। लेकिन हार से तो कुछ नहीं होता, डर से कुछ नहीं होता, अभी भी बहुत टाइम है, मानो तो बहुत टाइम है, दिल से लग जाओ, डट जाओ, you will succeed in your life, I am telling you, and keep on working it. So I hope you love the video. अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Thanks for watching it. See you in the next video.